अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो नेक्स्ट वीक हमारा पाईटॉर्च का होगा। आज हम लैंगचेन को थोड़ा सा डीप जाके उसके कुछ कंस्ट्रक्ट्स देखेंगे और वो बड़े मज़ेदार कंस्ट्रक्ट्स हैं। और कल फिर हम वो चीज़ बच्चों को कराएंगे जो अभी मार्केट में बिल्कुल आई है और इट्स वे पावरफुल। सरप्राइज क्रिएट कर रहे हैं। मैं 4 लेक्चर में कंक्लूड कर रहा हूँ नहीं, हमने कल बस उसका एक फ्लेवर दे देना ताकि आप लोग उसको सीख सकें। एग्जैक्टली। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन कि आपने कहा कि चैटबॉट कितने का बेचना है। यार ये बड़ा ही ख़तरनाक सा सवाल है। आपने ये डिसाइड करना होता है जब क्लाइंट को असेस कर रहे होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने ये देखना है कि क्लाइंट कौन है, उसकी बाइंग पावर क्या है, जो डिस्कशन आपके साथ हुई है उस डिस्कशन का इम्प्रेशन उसके माइंड में क्या बना है, और जो वो मांग रहा है उसको कितना डेस्परेटली चाहिए, और आपके अलावा वो कितने लोग दे सकते हैं। अच्छा, ऐसे है जैसे कि कोई दुकानदार कालीन बेच रहा हो और जब आप उसके पास जाते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं और कालीन की तारीफ़ें शुरू कर दें, तो उसके माइंड में एक इम्प्रेशन बनता है कि यार इनको कालीन बहुत पसंद आया। ये इम्प्रेशन उसके माइंड में बना दें और फिर रेट पूछें और फिर निगोशिएट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ, तो जब उसको पता चलता है सेलर को कि यार जो अभी तक मेरी प्रोडक्ट है वो सामने वाले के माइंड में उसने एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा तो रेट हो रहा है, अगर इंप्रेशन बुरा छोड़ा है तो रेट हो रहा है। यहाँ पे वो फ्रीलांसर्स और वो बिजनेसमैन मारे जाते हैं जो पहले डिसाइड करके जाते हैं कि इसको मैंने कितने का बेचना है। दे आर आउट ऑफ द रेस, दे आर लूजर। मैंने एक ही प्रोडक्ट 10,000 में भी बेचा है और $2 लाख में भी बेचा है। दैट डिपेंड्स कि आप किस से डील कर रहे हो, और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो, और जो आपका थॉट प्रोसेस और अल्फाज होते हैं वो बैकअप कर रहे होते हैं आपने जितना बड़ा फिगर मुंह से निकाला होता है। याद रखना, आप जितने पैसे मांग रहे हो ना, आप लगने भी उतने महंगे चाहिए। अब मैं अगर इसको लो लेवल पे ले आऊँ ना, जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि बंदा कहे ना कि घर में अक्सर कह देते हैं कि जिसकी पॉकेट मनी 100 रुपये और अचानक आके कि बंदा घर कह दे कि 50,000 देना, तो आगे से जवाब मिलता शक्ल देखिए। प्यार से ही होता है। लेकिन अगर वही शख्स 50,000 मांगेगा विद लॉजिक्स, रीजन, प्लानिंग एंड आउटकम को एक्सप्लेन करने के बाद, तो उसे कहेंगे वाओ आप तो समझदार हो गए हो। सो यू नीड टू लर्न दैट। नेवर एवर डिफाइन दैट कि आप इसको कितने में बेचने जा रहे हो। बॉटम लिमिट बेशक अपने माइंड में लगा लेना, पर कभी भी अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस और अपनी ज़ात की अपर लिमिट मत लगाना। और बॉटम लिमिट हमेशा बढ़ाते जाओ कि आज के बाद 5,000 से नीचे नहीं जाना, आज के बाद 7,000 से नीचे नहीं जाना, आज के बाद 10,000 से नीचे नहीं जाना, आज के बाद 20,000 से नीचे नहीं जाना, आज के बाद $40,000 से नीचे नहीं जाना। ऑलवेज सेट अ बॉटम लिमिट, बट नेवर एवर थिंक अबाउट द अपर लिमिट। जब आपने सोच लिया ना, समझो वो लग गई, वो आपके अल्फाज में भी आ जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी आ जाएगी, और आप उसको बेच नहीं पाओगे। तो खुदा के लिए जो टेक्नोलॉजी सीखी है उसको ठीक से बेचो ताकि आप लोगों का ठीक से फ़ायदा हो। और बेचने से पहले वही चीज़ें जो मैं समझाता आया हूँ, जिसके लिए बहुत सारे वीडियो में मैंने लेक्चर डाले हैं, एथिक्स, मॉरल, कम्युनिकेशन, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग, क्लाइंट असेसमेंट, क्लाइंट हैंडलिंग, प्री निगोशिएशन, निगोशिएशन, और ये सारी स्टेजेस मैं बता चुका हूँ। कोशिश ये है कि जब हमारा अगला बैच शुरू होगा उसके अंदर हम एक और टच लाएंगे जो इस एथिक्स का होगा, कि हम एक आध लेक्चर, 2 लेक्चर ऐसे डालेंगे जिसके अंदर हम सेलिंग और एथिक्स पे बात करेंगे कि आपने जो सीखा है, जो कर रहे हैं, वो आपने करना कैसे है। लैंगचेन, चेन्स, रिट्रीवल चेन्स, क्यूए विद सोर्स डॉक्यूमेंट एंड क्वाड्रेंट। अच्छा, लैंगचेन का इंट्रोडक्शन हो नहीं गया था? लैंगचेन का इंट्रोडक्शन हो गया था, सिर्फ रीइंफोर्स करने के लिए एक जर्नल। चलें एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं, आप करा दें फिर। बिल्कुल ठीक। सो लैंगचेन हमने चैटबॉट बनाए थे पिछले दोनों लेक्चर्स में। हारिस ने आपको चैटबॉट बना के दिखाए भी थे, और हमने एक आइडिया दिया था कि लैंगचेन जो है वो एक ब्रिज है बिटवीन लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड डाटा सोर्स।
और मैंने एक्सप्लिसिटली बताया था कि वो डाटा सोर्स कोई भी डाटा सोर्स हो सकता है। लैंगचेन आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है। वो फैसिलिटीज़ स्टार्ट होती हैं डाटा को लोड करने से, जिसमें हमने डाटा लोडर्स देखे थे। फिर डाटा को स्प्लिट करते थे हम। स्प्लिट इसलिए करते थे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो की एक हद है, और हमने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पढ़वाना है, तो इसलिए हम फिर स्प्लिटिंग करते थे। स्प्लिटिंग के बाद हम उसकी एम्बेडिंग्स कैलकुलेट करते थे। एम्बेडिंग्स आपको याद होगा कि हमने एक वेक्टर में कन्वर्ट करना था अपने टेक्स्ट को। इसलिए करना था कि हमें टेक्स्ट समझ में आता है, कंप्यूटर को टेक्स्ट समझ में नहीं आता, कंप्यूटर को वेक्टर समझ में आते हैं। तो हम लफ्ज़ों के मतलब जो हैं उन्हें ट्रांसलेट कर देते हैं ऐसी फॉर्म में कि वो कंप्यूटर को भी समझ में आ जाए। तो मैंने गुड और नाइस और बैड और ईवल की एग्जांपल आपके सामने रखी थी कि गुड और नाइस सिमेंटिकली यानी मतलब के लिहाज से एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम इनको ऐसे वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होंगे, तो कंप्यूटर उनके दरमियान डिस्टेंस से समझ जाएगा यार ये तो बिल्कुल एक जैसे लफ्ज़, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कि ये दो लफ्ज़ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इस काम को करने को हम कहते हैं किसी भी टेक्स्ट की एम्बेडिंग कैलकुलेट करना, और एम्बेडिंग से जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं एम्बेडिंग वेक्टर। हमारे पास स्प्लिटिंग के बाद बहुत सारे चंक्स आए, उनके वेक्टर्स बना लिए, तो वो हमने किसी जगह स्टोर करने थे। तो इसके लिए फिर हमने आपको बताया था कि वेक्टर स्टोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेक्टर स्टोर्स में हम अपने वेक्टर्स रखते हैं। और वेक्टर स्टोर्स की ख़ास बात यह है कि वो अगर आप एक वेक्टर स्टोर को दें तो उसे बहुत जल्दी पता चल जाता है कि इससे मिलते जुलते वेक्टर्स किधर किधर पड़े हैं, बहुत एफिशिएंटली। वो एफिशिएंटली कैसे पता चलता है इसमें अभी हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपको याद होगा कि हमारा एक गोल था होप टू स्किल में, हम आपको प्रैक्टिशनर बनाना चाहते हैं ताकि आप अच्छे जब प्रैक्टिशनर बने तो आप साइंटिस्ट बनने का सफ़र खुद ब खुद तय कर लेंगे। तो इस जगह पे बहुत सारी डिटेल हम इसलिए नहीं बताते कि वो प्रैक्टिशनर के लिए डिटेल ज़रूरी नहीं है। हाँ, जब आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन जाएंगे और साइंटिस्ट बनने की तरफ जाएंगे तो वो डिटेल सडनली आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगी। तो अभी तक लोडिंग, स्प्लिटिंग, एम्बेडिंग, वेक्टर की स्टोरेज, और उसके बाद हमने देखा था कि जब भी अब आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो उस क्वेश्चन से रेलेवेंट वेक्टर्स वेक्टर स्टोर से निकलेंगे, लैंग्वेज मॉडल को जाएंगे, लैंग्वेज मॉडल उन टेक्स्ट को पढ़ के आपके सवाल का जवाब दे देगा, ठीक है। सो ये लैंगचेन का एक जनरल आर्किटेक्चर था। अब इस आर्किटेक्चर के आगे भी मज़े की बात बताऊं, ये जो हमने आपको चीज़ें बताई ना, ये लैंगचेन का शायद 15 से 20% है, और आज जो हम चीज़ें बताएंगे शायद वो और 15 से 20% है। बाकी 70% आपने एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ये इतना बड़ा पैकेज या प्लेटफॉर्म है कि हम शायद इस पे 1-2 माह की पूरी सीरीज़ कर सकते हैं, फिर ये ख़त्म नहीं होगा। एक्सप्लोर कैसे करना है? हाँ, खुदा के लिए पढ़ने मत बैठ जाइएगा। बार बार हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिशनर। टेक को एक्सप्लोर ऐसे किया जाता है कि आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, फीचर बाय फीचर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपनी ज़ात के लिए। डू नॉट वेट कि कोई क्लाइंट आएगा। आप इन्होंने करना क्या है, मोस्टली ने लैंगचेन पढ़ लेंगे कि व्हाट लैंगचेन कैन एक्चुअली डू, एंड देन दे विल वेट कि जिस दिन कोई ऑर्डर आएगा विल लर्न एंड डिप्लॉय, ठीक है। अब इसमें नुकसान क्या होगा कि ऑर्डर आएगा ही क्यों? क्योंकि आपने जब वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं गए हो तो आपका ब्रेन ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, वो वोकैबुलरी आपने अडॉप्ट नहीं की, और जब आप क्लाइंट के साथ निगोशिएशन में होंगे यू वोंट बी एबल टू स्पीक लाइक अ टेक, और ना ही आएगा ना आप कभी सीखोगे। सो व्हाट यू नीड टू डू टुडे इज़ दैट कि अगर 20% 30% फीचर पढ़ाए जा रहे हैं तो 40 50 60 खुद इम्प्लीमेंट करें। और मैं आपको क्लियरली सबको बता दूं कि अब तो मुझे याद हो गए हैं वो नाम जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं, और हमने उनके लिए प्लान भी आगे किए हुए हैं। कुछ के नहीं हुए होंगे, वो अभी हैकाथॉन में सारे निकल के सामने आ जाएंगे।
एंड देयर विल बी अ टाइम जब बिल्कुल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के साथ मैं कॉल पे भी जाऊंगा, 2-2 4-4 मिनट के उनके टेक्निकल जार्गन असेस करूंगा कि हाउ कॉन्फिडेंट दे आर, एंड फिर हम उनका कोई फर्दर इंतज़ाम करेंगे। प्लीज़ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इसे कहते हैं एक्सप्लोर करना, पढ़ना नहीं। अच्छा, अब आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो लैंग चेन की कोर भी है वो है चेन्स। अब इससे पहले कि मैं बताऊं कि ये चेन्स क्या होती है, मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूं। मुझे ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की एज से बड़ा हो। मैं दोबारा रिपीट कर, मुझे ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो पाकिस्तान के सदर की एज से बड़ा हो। है ना मजे का क्वेश्चन? तो इसमें क्या क्या है? अब सबसे पहले तो एक प्राइम नंबर ढूंढना है, उसके बाद ये पता चलाना है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है। असल वाला, मेरा मतलब है जो प्रेसिडेंट है। अच्छा सॉरी, कंफ्यूज ना हो ना बच्चे। हाँ, जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम पता चलाना है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट की एज है वो पता चलानी है, और उसके बाद देखना है कि उनकी एज से इमीडिएटली बड़ा प्राइम नंबर कौन सा। यू सी देर आर अ लॉट ऑफ टास्क विच नीड टू बी परफॉर्म। अब आप ये सारे टास्क इंडिविजुअली कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा, लेकिन ये सारे टास्क एक सीक्वेंस में होंगे। अगर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लेना है किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, क्वेश्चन क्या था कि मुझे ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो पाकिस्तान के सदर की एज से बड़ा हो। प्लीज़ स्टॉप सर्चिंग, पाकिस्तान के सदर की एज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। लेक्चर पे तवज्जो दें। इस सवाल का मकसद कोई और है जो एंड पे अभी हम आपको समझाने वाले हैं, समझाने वाला। और हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हैं 79? उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। प्लीज़ बी फोकस। इसका मतलब बिल्कुल नहीं था, ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है जो कनेक्ट करेंगे चेन्स के साथ। एग्जैक्टली। फोकस फोकस, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट। हाँ, अब अगर मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल हूँ तो मुझे काफ़ी सारे काम सीक्वेंस में करने हैं। वो काम क्या क्या हैं जो मैं अपनी समझ के मुताबिक करता हूँ कि सबसे पहले मैंने बताया कि हमें देखना है पाकिस्तान का करंट प्रेसिडेंट कौन है, उनकी एज क्या है, और उनकी एज से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा। तो ये सारे काम एक सीक्वेंस में होंगे तो रिजल्ट आएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि प्राइम पहले ढूंढ लूँ, प्रेसिडेंट का नाम बाद में ढूंढ लूँ, उनकी एज दरमियान में ढूंढ लूँ। नहीं, ये सीक्वेंस एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ऐसा काम करवाना है जिसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हो, तो लैंग चेन ने इसके लिए एक बहुत आसान इंटरफेस बना के दे दिया है कि आपने सीक्वेंस में काम करवाने हैं तो हम आपको एक चेन्स का इंटरफेस देते हैं। अब चेन क्या है? चेन एक ऐसा मैकेनिज्म है लैंग चेन में जिसमें आप ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इसी तरतीब में नहायत आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ कॉमन ज़िंदगी से। आप होटल में जाते हैं खाना खाने, आप सबसे पहले गए और आपने वेटर को ऑर्डर दिया, आउटपुट के तौर पे आपको खाना मिल गया। लेकिन आपको पता है ना कि आपके वेटर को ऑर्डर देने और खाना आपकी टेबल तक आने में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और ये स्टेप्स सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे तो खाना सही मिलेगा, अदरवाइज़ गलत ऑर्डर मिलेगा, आप झगड़ के वापस आ जाएंगे रेस्टोरेंट से। तो बाज़ दफ़ा जो टास्क परफॉर्म करने हैं उनका एक सीक्वेंस में होना ज़रूरी है, और इसी सीक्वेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए लैंग चेन ने चेन्स का इंटरफेस दिया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लैंग चेन के नाम के अंदर चेन्स, लैंग्वेज चेन्स। आज लैंग चेन का आपको मतलब भी बताता हूँ, लैंग्वेज चेन्स। ठीक है, सो इस ये शॉर्ट फॉर्म थी लैंग चेन इसकी। सो अब जनरल आइडिया आपको हो गया होगा कि चेन्स क्या होती हैं।
इनफैक्ट लैंग चेन के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ मैं चेन्स हैं। एक चीज़ ऐड कर दूं, Sure, शायद please. थोड़ी कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाए। प्लीज गो अहेड। प्लीज़ इसको पाइपलाइन के साथ Oh, no, कंफ्यूज no, no, मत कीजिएगा, ठीक है? मैं थोड़ी देर रुकूंगा और आपसे डिफरेंस पूछूंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाइपलाइन एंड लैंग चेन। जो अभी आप सर ने सीक्वेंस ऑफ टास्क बताया ना, ये बेसिकली कंफ्यूज कर रहा है। क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है, ज़रा कमेंट करके बताएं और आप लोग बताएं। हिंट दे दूं? जी जी, 2 मिनट ज़रा होल्ड करते हैं, थोड़ा उनका दिमाग को एक्टिवेट कर लेते हैं। हिंट ले लें। जब मैं चेन कहता हूं तो इसका मतलब है कि इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल जरूर इन्वॉल्व होगा। जब मैंने चेन का लैंग चेन का पर्पस क्या था? लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डाटा सोर्स से जोड़ना, और लैंग चेन ब्रिज था। तो इसका मतलब है कि लैंग चेन के अंदर जो भी चीज़ बनी होगी उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? डाटा को लार्ज लैंग्वेज मॉडल से जोड़ना। तो इसका मतलब है कि जब मैं चेन्स की बात कर रहा हूँ तो ये क्वेश्चन जो भी मैं पूछ रहा हूँ ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक पहुँचना है और उसने जवाब देना है। और उसको ये जवाब देने के लिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप में इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन आप उसको बारी बारी दे दें या एक प्रॉपर सीक्वेंस में एक इंटरफेस के थ्रू दे दें, और जिस इंटरफेस के थ्रू आप आसानी से उसको ये सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे उसका नाम चेन है। जी बिल्कुल, आपको ये डिफाइन करने पड़ते हैं एक दफ़ा जब आप चेन बनाते हैं। जब आपने एक दफ़ा चेन बना ली उसके बाद आप उस चेन को एग्जीक्यूट करते हैं, वो स्टेप खुद ब खुद एग्जीक्यूट होते हैं। हाँ, फ़र्क सिर्फ ये है कि चेन में एंटिटी जिसने काम करना है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। पाइपलाइन में ज़रूरी तो नहीं ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो, वो क्लासिफिकेशन मॉडल भी हो सकता है, वो रिग्रेशन भी हो सकता है, वो हो सकता है सिरे से लैंग्वेज मॉडल ही ना हो। लेकिन जब मैं चेन कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, द कनेक्टिविटी विद द लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लैंग चेन जो है कनेक्टेड है मॉडल के साथ, और पाइपलाइन जो है वो सिर्फ एआई की टर्म नहीं, याद रखिएगा। पाइपलाइन का जो एक बहुत मेजर यूज़ है वो डेवऑप्स में होता है। जब आप सिस्टम डिप्लॉय करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अयोर से पर्टिकुलरली डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आता है। हम क्यूए टेस्टिंग के लिए भी, ऑटोमेशन के लिए भी पाइपलाइन सेटअप करते हैं, जिसके अंदर सिस्टम टेस्टिंग के कुछ वो डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, मैनी अदर थिंग्स। तो पाइपलाइन इज़ समथिंग एल्स, उसको कंफ्यूज ना कीजिएगा। कुछ जवाब सही आए हैं और कुछ जवाब से मेरा सवाल जो है वो और वैलिड हो गया है कि लोगों को नहीं पता। चले, मैं बच्चों के बिहाफ पे क्वेश्चन करता हूँ, मुझे नहीं पता। दूसरा सवाल जो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए, जब हमने लैंग चेन को सीक्वेंस ऑफ दिए, स्टेप्स बताए, तो क्या ऐसा हो रहा है कि जो स्टेप नंबर 3 है वो स्टेप नंबर 2 की आउटपुट के साथ कनेक्टेड है या नहीं है? क्या ये ज़रूरी है या नहीं है? लैंग चेन में बिल्कुल। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था अगर आप वो ज़हन में लाएं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर एक स्टेप की आउटपुट नहीं आएगी तो अगले में इनपुट ही नहीं जाएगी। ठीक है, अब ये चेन जो बन रही है ये सिर्फ वन वे नहीं है, मतलब डेटा मॉडल तो यूज़ हो रहा है, बता दिया, लेकिन आपकी इंस्ट्रक्शंस की कनेक्टिविटी भी आप देखें, दे आर कनेक्टेड। क्योंकि जो क्वेश्चन पुट किया गया था कि सदर की एज से बड़ा प्राइम नंबर बताएं, उसमें सारे मेथड एक्चुअली कनेक्टेड थे। जब तक सदर की एज नहीं पता चलेगी, प्राइम नंबर कहाँ से पता चलाएंगे? और उससे पहले सदर का पता करना हाँ, होना भी ज़रूरी है। अब जब सदर का ही नहीं पता होगा तो उसकी एज कैसे पता चलेगी? तो देख रहे हैं कि वो सारे सीक्वेंस जो है वो चेन बना रहे हैं। चेन क्या होता है यार? एक टास्क, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। अगर वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है तो आप उसे कह लें सीक्वेंस ऑफ टास्क, लेकिन अगर वो इंटरकनेक्टेड हैं तो वो चेन बना रहे हैं। चेन कनेक्टिविटी को और सीक्वेंस दोनों को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स हाउ वी कॉल चेन। ठीक है, तो उधर से ना जाइएगा इसको। ठीक है सर, अब बेहतरीन। तो हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप की चेन्स हैं बिल्ट इन, जो लैंग चेन हमें देता है। सबसे जो बेसिक टाइप की चेन है लैंग चेन में उसका नाम है LLM चेन। अब LLM चेन
के नाम से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें आप एक सीक्वेंस खराब हो रहा है हमारा। आप एक अच्छा LLM चेन है क्योंकि यहाँ हमने रिट्रीव अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा मैं पहले ये जनरल, ये तो हमारे यूज़ केसेस हैं और ये यूज़ केसेस हैं कि एक चेन के अंदर क्या स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान के सदर की एज से बड़ा प्राइम नंबर बताएं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या थी, रिट्रीव करना। भाई पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? ये रिट्रीवल नहीं है, रिट्रीवल है ना। तो इसका मतलब है कि आपने कहीं से इंफॉर्मेशन लेके आनी है, तो आपको पता चलना है कि पाकिस्तान के मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है। ओके, इसके बाद अगला स्टेप क्या था कि उनकी एज कहाँ है। क्या ये भी रिट्रीवल नहीं है? बिल्कुल रिट्रीवल है। अब आपको एज पता चल गई तो अब प्राइम नंबर पता चलाना है। क्या ये जनरेशन नहीं है? जनरेशन है ना। तो ये दूसरा स्टेप है। अब इस केस में तो आपने इंटीजर दे दिया, मैं कहूँ नहीं मुझे ये एज जो है ये आपने नंबर की फॉर्म में नहीं बतानी, मुझे आपने ये कैरेक्टर की फॉर्म में बतानी। क्या ये पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं है ना? तो ये स्टेप्स। तो जब भी हम कोई चेन बनाते हैं तो उसमें ये स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। रिट्रीवल, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन पुट किया उसमें रिट्रीवल 2 थे। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछें जिसमें रिट्रीवल 1 हो, जनरेशन के ज़्यादा स्टेप्स हो। मतलब मैं ऐसा ही कोई क्वेश्चन, बल्कि हम बच्चों से पूछेंगे कि ऐसे कुछ क्वेश्चन बना के दे जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा। सो दैट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज ऑफ द ब्रेन एज वेल। तो चेन का अब कॉन्सेप्ट हमें कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि एक काम को लार्ज लैंग्वेज मॉडल से करवाने के लिए जो हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या इंफॉर्मेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रोवाइड करते हैं और वो जो काम करता है हमें जवाब देने के लिए, वो चेन है। और चेन क्या है? चेन एक इंटरफेस या एक प्रोग्रामिंग का तरीका है जो लैंग चेन आपको प्रोवाइड कर रहा है ताकि आपको ये काम बारी बारी ना करने पड़े। आप एक ही दफ़ा एक चेन बना दें, उस चेन को जब भी इस किस्म की क्यूरी देंगे वो इंफॉर्मेशन खुद ही प्रोसेस करके रिट्रीवल भी खुद ही कर लेगी, जनरेशन भी खुद ही कर लेगी, पोस्ट प्रोसेसिंग भी खुद ही कर लेगी, आपको सिर्फ जवाब दे देगी। ठीक है। सो ये हमारे पास थी चेन। अब हमारे पास जो बहुत मशहूर चेन्स हैं, अच्छा बाय द वे बहुत सारी चेन्स हैं लेकिन मैं सारी शायद आपको ना बता सकूं, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। सबसे प्राइमरी चेन जो है वो है LLM चेन। आप एक क्यूरी होगी, वो क्यूरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जाएगी, लेकिन वो तो हम प्रॉम्प्ट में भी भेजते हैं, तो फिर चेन में क्या फ़र्क है? LLM चेन में आप रिपीट कर दीजिए जी, मैं दोबारा, ये क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि LLM चेन में क्या स्टेप्स होने चाहिए। बेटा आपका नाम क्या था? अब्दुल्ला ने मुझे बताया, अब्दुल्ला हमारे फिज़िकल स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बताया कि इसमें हम एक क्यूरी करेंगे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक जाएगी और हमारे पास जवाब आ जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि ये काम तो हम प्रॉम्प्ट डाल के भी करते हैं, तो LLM चेन स्पेशल क्यों है? मैं इसको थोड़ा सा और इससे अच्छा हुआ मुझे आइडिया हो गया कि किधर आप फंस सकते हैं। देखिए LLM चेन में मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। मैं पूछता हूँ कि मुझे आप पाकिस्तान का कैपिटल बताएं। अब मैंने पूछा पाकिस्तान का कैपिटल, सना पूछेगा बेल्जियम का कैपिटल, अब्दुल्ला पूछेगा तुर्की का कैपिटल, आपका नाम क्या? महमूद पूछेगा नहीं मुझे तो स्पेन का पूछना है, हारिस कहेगा नहीं मैंने तो अमेरिका का पूछना है। तो क्या मैं हर एक के लिए डिफरेंट प्रॉम्प्ट लिखूँ? मैं नहीं लिखना चाहता। देखें, है तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप ना कि यूजर से इनपुट लो, प्रॉम्प्ट के अंदर फिट करो, जवाब ला दो।
तो मैं एक चेन बना दूंगा, वो चेन में मैंने एक प्रॉम्प्ट डिफाइन करना है कि यूज़र की इनपुट एक कंट्री है, उसका कैपिटल फेच करके ले आओ। अब यूज़र सना है तो वो अपनी मर्ज़ी का कंट्री दे देगा, यूज़र अब्दुल्ला है तो वो अपनी मर्ज़ी का कंट्री दे देगा, यूज़र हारिस है वो अपनी मर्ज़ी का कंट्री दे देगा। लेकिन प्रॉम्प्ट खुद ब खुद सेट हो जाएगा इनपुट के मुताबिक, वो प्रॉम्प्ट एलएलएम को जाएगा, एलएलएम उसका जवाब देगा, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आपको हर बार पूरा प्रॉम्प्ट नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि आप एलएलएम चेन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चेन ना यूज़ करते तो आप में से हर एक अपना प्रॉम्प्ट पूरे का पूरा खुद लिख रहा हो। डज दैट मेक सेंस? कि बजाय ये कि एक काम हम रिपीट करें बार बार, हमने उसको प्रोग्रामेटिकली ऐसे सेट किया कि यूज़र अपनी मर्जी का कंट्री दे और उसको कैपिटल मिल जाए। ठीक है, सो दिस इज एलएलएम चेन, और ये सबसे सिंपल चेन। उसके बाद हमारे पास जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट चेन है वो है क्वेश्चन आंसर चेन या क्यूए चेन। क्यूए चेन या क्वेश्चन आंसर चेन को हम रिट्रीवल चेन भी कहते हैं, रिट्रीवल क्यूए चेन। और ये वो चेन है जो चैट बॉट बनाने के लिए आपको चाहिए। अगर रिट्रीवल क्यूए चेन नहीं होगी तो चैट बॉट भी नहीं बनेगा। क्यूए का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन आंसरिंग। रिट्रीवल क्यूए चेन में हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट इसमें जो हमारे पास है वो कि कहीं ना कहीं से कुछ रिट्रीव होना है ना, और हमारे पास रिट्रीवल के लिए वेक्टर स्टोर्स यूज होते हैं। तो इसका मतलब है कि रिट्रीवल क्यूए चेन बनाने के लिए हमें एक वेक्टर स्टोर चाहिए, हमें एक एम्बेडिंग फंक्शन चाहिए, हमें एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल चाहिए, और हमें इसी तरह का एक प्रॉम्प्ट चाहिए जिसमें यूज़र की इनपुट आके फिट हो जाए, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया। तो ये सारी चीज़ें जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास रिट्रीवल क्यूए चेन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो तीसरी टाइप है वो है कन्वर्सेशन चेन। अब आपके जेहन में आएगा कि सर क्वेश्चन आंसर चेन तो आपने बता दी, ये कन्वर्सेशन भी तो क्वेश्चन आंसर ही होगी। बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ वेरी रिट्रीवल चेन होगी है ना। हाँ, क्यूए चेन भी होगी है। बिल्कुल। क्यूए विद सोर्स डॉक्यूमेंट ये हाँ ये रह गई थी, ज़रा कन्वर्सेशन में बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं ये बता देता हूँ। तो क्यूए और कन्वर्सेशन में एक फ़र्क है कि क्वेश्चन आया, आपने आंसर कर दिया, अब आपको क्वेश्चन और आंसर याद रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो मुझे पिछले सारे क्वेश्चंस और आंसर्स याद रखने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि हारिस भाई ने जो चैटबॉट बनाया था वो कन्वर्सेशन चैटबॉट था, वो क्यूए चैटबॉट नहीं था। ठीक है, ओके। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट यूज़ केस जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन आंसर विद रेफरेंस। कि मैंने क्वेश्चन किया, मुझे लार्ज लैंग्वेज मॉडल आंसर तो देगा ही, मुझे ये भी बताएगा ये आंसर मैं किस डॉक्यूमेंट से लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्यूए विद सोर्स। सोर्स का मतलब है कि मसलन मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई क्वेश्चन लॉ का क्वेश्चन बता दें, कोई आसान सा क्वेश्चन बता दें जिसमें सोर्स इंपॉर्टेंट हो, डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हो। हाँ, मसलन मैं पूछता हूँ कि ज़ेवन सोल्यूशन में एक एम्प्लॉय को कितनी छुट्टियाँ मिल सकती हैं। ज़ेवन सोल्यूशन के HR बॉट ने कहा जी आपको 14 लीव्स मिल सकती हैं, रेफरेंस ज़ेवन सोल्यूशन HR पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्लास फलां। ये सोर्स है। ये जो हम बना रहे हैं ना इस्लाम GPT, तो उस पर भी आप बड़े आसान से वो कर सकते हैं कि जब हम आप इस्लाम के मुताबिक कोई भी पूछेंगे तो आपको रेफरेंस दिया जाएगा कि कुरान की कौन सी आयत थी और अगर कौन सी हदीस थी, तो उसके सोर्स मेंशन करना ज़रूरी होता है, और वो सोर्स जिस डॉक्यूमेंट के अंदर होता है तो उसको वो हमने वो करना होता है। तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चन आंसरिंग विद सोर्स। बेहतरीन, ग्रेट। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हाँ अच्छा, ये वेक्टर स्टोर्स का इंट्रोडक्शन तो हमने आपको पहले करवाया हुआ है।
आज की जो कोडिंग की एक्सरसाइज है उसके लिए हमने वेक्टर स्टोर जो हम यूज़ करेंगे उसका नाम है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसके साथ काम करना आसान है, पहली बात। दूसरा ये फ्री है, और तीसरा ये कि इसके साथ आप एक्सपेरिमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो और चौथा ये है कि ये आपकी कमज़ोर मशीन पे ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके लिए आपको जीपीयू वाला जो कंप्यूटर है ना वो शायद उतना ज़रूरी नहीं चाहिए जितना बाकी वेक्टर स्टोर्स के लिए चाहिए। तो क्वाड्रेंट इज़ अ वेक्टर स्टोर जो आज की एग्जांपल जो कोड की है उसमें हम यूज़ करेंगे। सिर्फ इसका बेसिक सी बाकी चीज़ें जो हैं वो आप एक नज़र इसको देख लीजिए स्लाइड पे। कोड वाला उस्ताद जी हैं, हाँ हाँ। माशाल्लाह। और आज हमारे जो कोडिंग के इंस्ट्रक्टर हैं वो हमारे एक बड़े मायानाज इंजीनियर हैं जिन्होंने हमारे बड़े मुश्किल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, और उनसे मेरे ख्याल पहले बच्चों की मुलाकात भी नहीं हुई। सो लेट्स इंट्रोड्यूस हिम। सो मुबश्शिर प्लीज़ आए दरमियान वेरी में। गुड मिस्टर मुबश्शिर जी, आप कैसे हैं? आप लोग पूछो ना उनसे कैसे हैं आप लोग? गुड। मुबश्शिर हमारे अगेन सीनियर इंजीनियर हैं, शार्प कोडर हैं, और ये इन पार्टनरशिप विद काम करते हैं हारिस भाई के साथ, और दोनों सीनियर डेवलपर हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हमने अपने सिस्टम को स्केल करना है, और इतने टैलेंटेड लोग माशाल्लाह बैठे हुए हैं कि मैं हर रोज़ भी इंस्ट्रक्टर चेंज करूं तो कर सकता हूं, ठीक है। ऑल्दो हारिस भाई ने टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है आज, तो कोई बात नहीं हारिस भाई, आप हमारे साथ हैं। तो आज आपको कोडिंग में आगे लेके चलेंगे हमारे न्यू इंस्ट्रक्टर, वेरी फास्ट प्रोग्रामर, और मेरी इनकी बस थोड़ी हल्की फुल्की ही बनती है क्योंकि नोक झोंक चलती रहती हमारी है। नोक झोंक चलती रहती है फ़न वे, मेरी सबके साथ फ़न वे में नोक झोंक चलती है, क्योंकि हारिस मुझे कुछ नहीं कहता और ये मुझे छोड़ता नहीं है। तो मैंने इसे कहा अगर ये बात है ना बेटा, आप आ जाओ, आज कैमरा फेस करो और शेयर करो अपनी नॉलेज। तो सर मुबश्शिर साहब, आप तो मैं थोड़ी देर आपको सर कहूँगा, उसके लिए माजरत। रेडी फॉर द कोडिंग, और सवाल मैं पहले दिन आपसे खुद ही कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है? तो आप इधर बैठेंगे, मैं स्टूडेंट बन के आपके साथ बैठूँगा। इधर है ना ज़रा। ओके, लास्ट टाइम जो कोडिंग पार्ट ऑफ व्यू था उसके लिहाज से डिफरेंस बताता चलता हूँ कि क्या डिफरेंस है। लास्ट टाइम हमने एक डॉक्यूमेंट लिया था, उसको अपलोड किया था, ठीक है, उसको स्प्लिट किया था चंक्स में, फिर उस चंक्स के बाद हमने उसकी एम्बेडिंग्स जनरेट की थी, और उस एम्बेडिंग्स के बाद हमने उस वेक्टर को स्टोर किया था। किसके थ्रू किया था? हमने फाइल्स यूज़ किया था, ठीक है। फाइल्स, और फिर उसके बाद हमने फाइल्स यूज़ करके उस वेक्टर स्टोर के बाद हमने जो चेन यूज़ की थी वो कन्वर्जेशन चेन यूज़ की थी, जिसमें हम एज ए कन्वर्जेशन हिस्ट्री जो है वो मेमोरी में रख के नेक्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे थे, ठीक है। अब इसका डिफरेंस मैं कंपेयर करूँगा जो आज का टॉपिक जो कोडिंग हम कर रहे हैं उसके लिए रिट्रीवल क्यूए चेन के लिए। इसमें क्या है, पहली चीज़ का डिफरेंस, उसमें हम एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे सिर्फ, इसमें क्या कर रहे होंगे, हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज 5 to 6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अब उन 5 to 6 डॉक्यूमेंट्स के बाद उन तमाम 5 to 6 डॉक्यूमेंट्स के चंक्स बनेंगे, ठीक है। उन चंक्स बनने के बाद हम उन सब की क्या करेंगे, एम्बेडिंग्स जनरेट करेंगे। एट द लास्ट हम क्या करेंगे, उन सब एम्बेडिंग्स को एक साथ स्टैग कर लेंगे। मतलब कि जैसे एग्जांपल है कि मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं, मैं उनको क्या रख लूँगा, वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर, और एट द एंड जो हमारे पास एक जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, एक ही जनरेट होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कितने थे, मल्टीपल थे, लेकिन एट द एंड जो हमारे पास वेक्टर स्टोर बनेगा वो क्या होगा, सिर्फ एक। अच्छा, रिट्रीवर, उसके बाद जो हम चेन यूज़ करेंगे वो कौन सी चेन होगी, क्यूए चेन यूज़, हम रिट्रीवल क्यूए चेन यूज़ करेंगे, लैंग चेन की, जो हमें हेल्प करेगा उस एक वेक्टर स्टोर में से कोई भी क्यूरी कर रहे हैं, उन एक वेक्टर स्टोर से हम किसी भी डॉक्यूमेंट में से आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप कह रहे होंगे कि लेट्स सपोज हमने सोर्स लाना है तो वो कैसे लाएंगे।
ठीक है। उसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि जब हम डॉक्यूमेंट लोड कर रहे थे लास्ट टाइम, आप देख रहे होंगे आपने कोई सोर्स डॉक्यूमेंट ऐड नहीं किया था उसमें, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सोर्स मतलब कि उसका पाथ क्या था फाइल का, ठीक है। यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट यू, ऊंचा बोलना बेटा, आपने माइक किए पे। यहाँ पे जो मुबशिर भाई बात कर रहे हैं ना कि सोर्स डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड किए हैं और उसमें से आप क्यूरी कर रहे हैं, तो वो क्यूरी किसी टेक्स्ट से मैच होगी। वो टेक्स्ट किस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। अगर आपने 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो नंबर 1 में से आ रही है, नंबर 2 में से आ रही है, नंबर 3 में से आ रही है, तो वो रेलिवेंट टेक्स्ट भी आपको देगा, लेकिन उसके साथ ये भी बताएगा ये किस फाइल में से मुझे मिला है, और वो आपको बताएगा कि ये फाइल का नाम था, इसमें से मैं ये लेके आया हूँ। तो सोर्स फाइल का मतलब है जो रेलिवेंट मैच, जहाँ से आपको सिमिलैरिटी मैच हो रही है, वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, हम कोड की तरफ चलते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर फाइल्स हमने अपलोड की। चलो, सो अपलोडिंग फाइल, हाँ बताते जो हाँ साथ। जी सर। ये हमने देखें 3 फाइल्स इधर जो है वो अपलोड कर दी हैं, असाइनमेंट 9, असाइनमेंट 7, असाइनमेंट 14, ठीक है। अब हम इसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब आप सब लोग इस स्क्रीन पे आगे होंगे, कोडिंग वाली स्क्रीन पे, ठीक है। अब लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे, हम वो सिंपल एक फ़ाइल आ रही थी उसको हम लोड कर रहे थे, ठीक है। अब इधर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, तो इसलिए हमें फोर लूप लगाने की ज़रूरत है ताकि वो उन सब फाइल्स को प्रोसेस कर सके। अच्छा, ये लोड हमने किया टेक्स्ट, बेसिकली जो हमारी फाइल्स 3 फाइल्स अपलोड हुई हैं, उन फाइल में से सबसे हमारा जो पहला टास्क होता है वो ये होता है कि हमने उन फाइल के अंदर मौजूद जो टेक्स्ट है उसको रीड करना है। तो वो अब लूप किस लिए लगा रहे हैं, 3 फाइल्स हैं तो तीनों को बारी बारी आइटरेट करेगा, और उन तीनों में से बारी बारी टेक्स्ट को जो है वो रीड करेगा। ठीक है। सबसे पहले जो गेट फाइल्स वाला फंक्शन है, ये क्या सिंपल कर रहा है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसमें जितना भी डाटा पड़ा है वो लेके आ रहा है हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं, लोड, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमने जो डाटा लोड किया है उसको हम चंक्स में स्प्लिट करते हैं, ठीक है, उसको तोड़ते हैं, ठीक है। इसके हम इनटू फंक्शन में जाते हैं, जो आप हारिस ने लास्ट टाइम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था, लेकिन उसमें एक चीज़ एडिशन ये है। बशर भी आपने देखा आपको कितना प्यारे प्यारे कमेंट्स लोग कर रहे हैं, आप तो आते ही छा गए यार। यू आर डूइंग अमेजिंग ब्रो, माशाल्लाह, कीप गोइंग। ठीक है, और उस जोर से मारो। सही है, ऑनलाइन हो गई है। कोई नहीं, अपने अच्छा ठीक है, उसको हमने क्या किया, स्प्लिट। लास्ट टाइम हम यहाँ तक कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हम उसमें कोई सोर्स डॉक्यूमेंट ऐड नहीं कर रहे थे, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि हम उसमें उसका फाइल नेम नहीं ऐड कर रहे थे, ठीक है। और जो वो बन भी रही थी लिस्ट, वो इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट टूट के आ रहे थे, लेकिन अब आप इधर देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट जो होगी वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी, ठीक है। अभी मैं आपको डिबग कंसोल में इसको दिखाता हूँ। बेसिकली मैं थोड़ा सा मज़ीद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा से और वर्ड्स आसान कर दूं कि हमारा जो प्रॉब्लम है अब वो थोड़ा सा बदल गया है, तो उसके लिए हमारी थोड़ी सी अप्रोच भी बदलेगी। प्रॉब्लम इस तरीके से बदल गया है कि अब हमने सिर्फ जो चंक्स बनाने हैं, तो चंक्स के साथ जब तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी कि ये चंक कौन सी फ़ाइल का है, तब तक वो हमें टेक्स्ट तो रिट्रीव करके दे देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी फ़ाइल का चंक था, तो वो आपको फ़ाइल नेम नहीं बता सकता। तो इसलिए जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, चंक्स बना रहे हैं, तो चंक्स बनाते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चंक बने, चंक के साथ वो वाली इंफॉर्मेशन भी जाए जो फाइल की है, ताकि जब आप क्यूरी करें, रिट्रीव आपका डाटा हो, तो साथ आपको टेक्स्ट के साथ फाइल का नाम भी मिले। जी सर। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं मेटा डेटा आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, उस फाइल का नेम नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक स्ट्रिंग में चंक उसका रखवा दिए, ठीक है। पेज कंटेंट में चंक क्या है, मतलब कि उसके अंदर जो टेक्स्ट था, ठीक है, जो हमने लोड किया था, और मेटा डेटा में क्या आ गया, उसकी फाइल नेम आ गई, ठीक है। तो इन दोनों के मिक्सचर से हमारे पास लैंग चेन का एक डॉक्यूमेंट होता है, वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है।
तो बेसिकली अभी तक आपके पास एक जो आप टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, टेक्स्ट रीड करने के बाद आपने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के चंक्स बनाए। चंक्स हम क्यों बनाते हैं? चंक्स हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज मॉडल है उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है वो छोटी होती है, इसलिए हम जो डॉक्यूमेंट है उसको चंक्स में स्प्लिट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक डॉक्यूमेंट वाला फंक्शन है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम चंक्स दे रहे हैं, उसके साथ उसका मेटा डाटा दे रहा है। और मेटा डाटा में क्या क्या चीज़ जा रही है? उस फाइल की इंफॉर्मेशन, उसका नाम कि ये कौन सी फाइल है और उसका रेलिवेंट चंक उसके साथ जा रहा है। ठीक है, जैसे ये देखें एक डॉक्यूमेंट था, ठीक है, उसमें पेज कंटेंट में क्या आ रहा है, उसका चंक जो स्प्लिट हुआ था उसका टेक्स्ट आ रहा है, और साथ में मेटा डाटा में क्या आ रहा है, उसकी फाइल का नेम। अच्छा, अब ये हमने एक लिस्ट बनाई है। अब मैंने जैसे आपको शुरू में बात की थी कि मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 2 फाइल्स थी, उसको मैं 2 बॉक्सेस ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने उन 2 बॉक्सेस को एक साथ स्टैक करना है, ठीक है, मतलब कि एक के ऊपर एक रखते जाना है, ठीक है। तो उसके लिए ये मैं लिस्ट है एक, उसमें एक्सटेंड का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एक्सटेंड का वर्ड क्या करता है कि जो लिस्ट होती हैं उनको आपस में अपेंड करवाता रहता है, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमारे पास एक फाइल का डाटा है, उसको हमने सबसे नीचे रखवा रहे हैं, ठीक है। अब दोबारा फॉर लूप में सेकंड फाइल का आया डाटा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे देखें अभी, अच्छा, जो फर्स्ट फाइल का डाटा आया था उसकी लेंथ कितनी आई है, 37, मतलब कि उसमें चंक्स जो बने थे वो कितने बने थे, 37 बने थे। तो मतलब कि अभी जो हमारा सबसे निचला बॉक्स है उसमें कितने पीसीज हैं, 37 है, ठीक है। तो अब इसको जब स्टैक होगा तो इस लेंथ को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब लेंथ क्या हो गई है, 61 हो गई है। अब थोड़ा सा डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं कि लेट्स सपोज सोर्स डिफरेंट आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ठीक है। टेक्स्ट इस लिस्ट का मैं फर्स्ट एलिमेंट असेस करता हूँ, ठीक है। इसमें मेरे पास सोर्स क्या आ रहा है, असाइनमेंट 14, और मैं लास्ट वन इस का असेस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, असाइनमेंट 7, ठीक है। तो जो सबसे पहले फैच हुआ है डाटा वो सबसे नीचे आएगा, फिर उसके ऊपर इस तरह आता रहेगा। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो, ठीक है। क्वेश्चन आया है कि एक्सटेंड और अपेंड में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली लेट्स सपोज हमारे पास 3 स्ट्रिंग के आइटम्स हैं, ठीक है। मैं उसमें अपेंड का वर्ड यूज़ करता हूँ ना तो वो मुझे अपेंड करता जाता है, लेकिन अगर लेट्स सपोज मेरे पास 2 लिस्ट है ना अलग-अलग, तो मैं उसमें अपेंड का वर्ड यूज़ करता हूँ ना तो वो मुझे क्या करता है, लिस्ट जो है ना वो एज इट इज़ लिस्ट अपेंड करता जाता है एक लिस्ट के अंदर, मतलब कि मेरे पास एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या वर्ड यूज़ करता हूँ, एक्सटेंड यूज़ करता हूँ, वो एक लिस्ट के अंदर ही तमाम लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनको एक लिस्ट में ले आते हैं। अच्छा, यहाँ तक जो है हमारा काम हो गया कि हमारा लोड डाटा हो गया, ठीक है, उसको हमने चंक्स में स्प्लिट कर दिया और उसका हमने क्या बना दिया, एक स्टैक बना दिया, ठीक है। उसको हमने वर्टिकली स्टैक कर दिया उस डाटा को। अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने उस डाटा का वेक्टर स्टोर बनाना है, ठीक है। और उसके लिए आज हम कौन सा जो है वो वेक्टर स्टोर यूज़ कर रहे हैं, कोडेंट, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि हमें जो फाइल्स में एक आती है प्रॉब्लम, वो ये होती है कि हमें फाइल्स का वेक्टर स्टोर बनाते हैं, उसको हमें सेव करना पड़ता है लोकली, फिर उसको दोबारा रीड करना पड़ता है। तो आईओ जो रिक्वेस्ट होती है ना उसकी वजह से जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मुबशिर भाई, आईओ रिक्वेस्ट क्या होती है? मतलब कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। अच्छा, ये हमने एक रैंडम कलेक्शन नेम बनाया है। बेसिकली कलेक्शन नेम क्या है कि क्यूडेंट में कहीं जाके उसने वेक्टर ने सेव होना है, किसी नाम से सेव होना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो कलेक्शन नेम होता है यूज़, कि क्यूडेंट में जो हमने क्लस्टर बनाया है उसमें किसी जगह जाके उसने सेव होना है, तो उसका नाम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए प्रीवियस जितने हमारे वेक्टर स्टोर बने हुए हैं, ठीक है। तो अब इसके फंक्शन के अंदर जाते हैं। इसमें वो क्या चीज़ें ले रहे हैं, एक तो हमारा जो स्टैक बना हुआ है,
ठीक है, जिसको हम टेक्स्ट चंक्स कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एम्बेडिंग्स का फंक्शन है, उसके लिए हम हगिंग फेस का MPNet मॉडल यूज़ कर रहे हैं जिसकी 768 डायमेंशन होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो कलेक्शन नेम कि जो वो वेक्टर स्टोर बनेगा वो किस नाम से बनेगा, ठीक है। टेक्स्ट चंक्स बेसिकली जो हमारा स्टैक डाटा का बना था वो, एम्बेडिंग्स का मॉडल जो हम यूज़ कर रहे हैं जिससे एम्बेडिंग्स जनरेट करवानी है वो हम हगिंग फेस का MPNet मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या है कि हमने कलेक्शन नेम कि किस नाम से जो है वो हमारा वेक्टर स्टोर सेव होगा। यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो क्यूडांट है ये एक मैनेज्ड आपके पास फैसिलिटी है कि आपके जो वेक्टर्स जितने भी एम्बेडिंग्स जनरेट होंगी वो आप कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, एक किसी डिफरेंट सर्वर के ऊपर जो क्यूडांट आपको प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर वो वेक्टर्स सारे जाकर उस जो आपने कलेक्शन का नाम रखा होगा उसी नाम वाली कलेक्शन के अंदर जाकर वो तमाम वेक्टर्स स्टोर होंगे। क्यूडांट बच्चों को जो है एक दफ़ा वो बताना भी सिखा देंगे क्यूडांट का जो है वो किस तरह, बिल्कुल कि हम ये क्यूडेंट के जाएंगे ऑफिशियल पेज में, ठीक है। उधर से लॉगिन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्लस्टर्स पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। कोई भी हम नेम रख लेंगे। मुबशिर भाई पहले ये बता दें कि क्लस्टर क्या चीज़ है। क्लस्टर बेसिकली ये है कि जिसमें हम सारे अपने वेक्टर स्टोर्स रख रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि 1 GB तक रैम जो है वो आपको फ्री असेसेबल है, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो वो पेड वर्जन में चली जाएगी चीज़। अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये शो हो रहा है कि जैसे ही मुबशिर भाई ने एक क्लस्टर ओपन किया उसका नाम रखा तो नाम रखते साथ ही आपके सामने जो इंटरफेस खुला है उसके ऊपर आपको एक येलो बॉक्स नज़र आ रहा है इनिशियलाइजेशन का। तो ये ऑन द स्पॉट आपको वो वाला जो क्लस्टर है वो उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करके दे रहा है, एक आपको एक सर्वर मिल रहा है क्लाउड जिसके ऊपर आपका ये क्लस्टर बना हुआ होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा और ये सर्विसेज आपको मिल रही होंगी। और इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसा कि एक कि आपको 1 GB रैम से ज़्यादा फ्री टियर में अवेलेबल नहीं होगा। और इसके साथ साथ क्योंकि ये फ्री है तो एक रिस्ट्रिक्शन मैं आपको एक और बता दूं कि अगर आप ये वाली चीज़ एक क्लस्टर बनाते हैं और 1 हफ़्ते तक उसको यूज़ नहीं करते या लेट से 1.5 हफ़्ते तक उसको यूज़ नहीं करते तो वो क्यूडांट ऑटोमेटिकली उस क्लस्टर को ख़त्म कर देगा। क्यों? उसकी कॉस्ट होती है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस फ्री टियर के साथ आती हैं जिनको आप खुद भी जब बनाएंगे तो उनको आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है ताकि आप लोगों को ये चीज़ें पता चल ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, API की जनरेट करेंगे, ठीक है। जैसे सिलेक्ट क्लस्टर हमने सिलेक्ट किया, अच्छा इधर से की हाइड करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने देखना है कि इसका क्या होगा, इस क्लस्टर का एक URL भी होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें जो हैं आपने देखी होंगी वो फंक्शन में आपको यूज़ करने के लिए चाहिए थी, ठीक है। तो वो 2 चीज़ें आपने इस तरह क्रिएट करनी है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपने जो इंस्टेंस बनाया है आपके कोड के अंदर वो कैसे इंटीग्रेट होगा, 2 चीज़ें चाहिए होंगी उसको। एक क्यूडांट की उसको API की चाहिए, एक उस क्लस्टर का उस सर्वर का लिंक चाहिए, ठीक है। ये इन 2 चीज़ों की बेसिस के ऊपर वो कनेक्ट होगा। और तीसरी चीज़ साथ ही हो जाएगी जो कलेक्शन आपने उसके बनाई है उसका एग्जैक्ट नेम, ठीक है। तो वो नेम आप उसको देंगे। ये 3 चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो वेक्टर DB है, वेक्टर स्टोर है, वो कनेक्ट हो जाएगा।
ठीक है जी, अब फ़ाइल इसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं। कोई सी रैंडम फाइल मुबशिर भाई ने सेलेक्ट करनी है और जैसे ही प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस जब हम क्लिक कर रहे हैं तो बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है, तीनों फाइल्स बारी बारी जो है उनका टेक्स्ट वो रीड हो रहा है। टेक्स्ट रीड होने के बाद उनके चंक्स क्रिएट हो रहे हैं। कीप इन माइंड चंक्स के साथ उस फाइल का मैटर, उस चंक का मैटर डाटा कि ये चंक इस फाइल में से आ रहा है, ये दूसरा चंक ये तीसरी फाइल में से आ रहा है, इस फाइल में से, तो ये चीज़ें चंक्स के साथ स्टोर हो रही हैं। देन हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, वेक्टर स्टोर वाला, जिसके अंदर सबसे पहले एम्बेडिंग्स जनरेट होंगी। देन वो एम्बेडिंग्स क्यूड्रांट के ऊपर अपलोड होंगी, स्टोर होंगी। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे हमने क्यूड्रेंट यूआरएल जो अभी क्रिएट किया था उधर से मिला है, ठीक है, और क्यूड्रेंट की एपीआई की, ये दो चीज़ें आपने उधर से क्रिएट करके इधर ऐड कर लेनी है। ठीक है, ये नॉलेज बेस अब क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, अब ये हमारा नॉलेज बेस जो है वेक्टर स्टोर जो है वो वेक्टर जो है वो स्टोर हो गया है। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे कि हमारी तीन चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, हमने उसको चंक्स में तोड़ दिया है, उसको डाटा लोड कर दिया, उसको चंक्स में तोड़ दिया है और उसके बाद हमने उसका वेक्टर क्रिएट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या काम है हमारा, उसके बाद उसमें रिट्रीवल क्यूए चेन यूज़ करनी, जिसमें सर शिराज ने आपको बताया था कि हम तीन चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, LLM, ठीक है, आपका दूसरी चीज़ क्या है कि कितने नंबर ऑफ़ चंक्स आपने रिट्रीव करने हैं, ठीक है, और आपने सोर्स डॉक्यूमेंट भी क्या करना है, रिटर्न करवाना है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि ये इसका सिंटेक्स है रिट्रीवल क्यूए चेन का, ठीक है, जिसमें हम तीन चीज़ें ले रहे हैं। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपका, ठीक है, उसमें अभी हम जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो GPT 3.5 टर्बो का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें चेन टाइप स्टफ है, ठीक है, और एक चीज़ क्या थी, आप जो हमने वेक्टर स्टोर कर लिया था उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और के नंबर ऑफ़ चंक्स कि आपने कितने चंक्स से इंफॉर्मेशन लानी है, ठीक है, और इधर आप देख रहे होंगे रिटर्न सोर्स डॉक्यूमेंट इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा कि आपके जो सोर्स डॉक्यूमेंट लाना है वो इसके साथ आएगा। अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट जो है वो रिटर्न, कोई भी सोर्स जो है वो साथ में नहीं लाएगा, ओनली वो क्या लाएगा, आपके पास आंसर लाएगा। अब वो लेकिन 4-5 चीज़ों को एक साथ लिंक कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, चेन कह रहे हैं, ठीक है। हमें खुद जो है वो ये चीज़ें 1 बाय 1 करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और जो आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था चेन का, कि ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है, तो ये अब आप लोगों को स्टेप्स के साथ साथ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये चेन जो चल रही है ये पूरे सीक्वेंस को फॉलो करती जा रही है और वो सीक्वेंस हमने डिफ़ाइन किए हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों को डॉक्टर शाज ने बताया था वो आप लोगों को उम्मीद है कि वो चीज़ लिंक हो रही होगी अब। अच्छा, अब इसमें हम कोई क्यूरी लिखते हैं। आपकी एक असाइनमेंट थी कि हाउ टू ट्रेन अ कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ऑन एमनेस डेटा सेट, ठीक है, उस पर करते हैं। बेसिकली हमारा ये जो फाइल्स हैं, हम कोई भी रैंडम फाइल्स लेके इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये असाइनमेंट्स वाली फाइल स्पेसिफिकली लेने का मकसद ये है कि इनका हमें भी पता है, इनका टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप लोगों को भी पता है, तो वो रियल टाइम पे टेस्टिंग हो जाती है कि ये जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं कि ये वाकई ठीक है कि नहीं। जी, तो जैसे ही क्यूरी की गई है तो क्यूरी करने के बाद हमारा जो जो कोड है अब उसका रिस्पांस जनरेट कर रहा है। तो रिस्पांस अब वो क्या कर रहा है, जैसे ही हमने जब ये रिस्पांस जनरेट कर रहा है, बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड पे वो हमारी क्यूरी उस वेक्टर स्टोर के अंदर जा रही है, उन तमाम चंक्स में से गुजर रही है, तमाम चंक्स में से चेक हो रहा है कि कौन सी जो चंक है वो इस क्यूरी के करीब है, सिमिलर है, वो चंक्स आपके पास आएंगे और उन चंक्स के साथ क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन भी रखी हुई है कि ये किस डॉक्यूमेंट के चंक्स हैं, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट का नाम भी आएगा। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, हमने एक चेन जो थी वो इनिशियलाइज कर ली थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, st सेशन स्टेट डॉट कन्वर्जेशन में हमने उसको स्टोर कर लिया था, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या करना है, उसमें अपनी क्यूरी पास की है और वो चेन सारा काम खुद करके ला देगी और आपको एट द एंड क्या दे देगी, रिज़ल्ट दे देगी, ठीक है। तो अब ये देखें कि हमारे पास एक रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या आ रही है, सोर्स में हमारे पास उसका सोर्स डॉक्यूमेंट आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू कर लूँगा, आपको
ये देखें कि उसने सारा बता दिया आपको कि आपने किस तरह जो है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना है। और आप इसको देख भी लीजिएगा कि आपकी असाइनमेंट में भी इसी तरह का ही होगा। और इधर आप एट द एंड देख रहे होंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट में ये आपका असाइनमेंट 14 का था, तो उधर से ये आंसर उसने रिट्रीव किया है। तो देखें, अब छोटी सी चीज़ों के साथ आप लोग कितना बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि आप लोग लेट्स से एक यूज़ केस सोचें कि जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने आप उसकी कोई भी बुक है, आप उस बुक के चैप्टर्स को स्प्लिट कर सकते हैं, चैप्टर वाइज बुक को अपलोड करेंगे। अब जो स्टूडेंट आता है उसको एक बुक का जीपीटी आपने बना के दे दिया कि इसको पकड़ो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछो और ये आपको बताएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, और वो आपको चैप्टर भी बता देगा ये इस चैप्टर से आ रहा है। मज़ीद प्रिसाइज़ करना, आप उसको मज़ीद चंक्स में जब तोड़ के देंगे तो वो मज़ीद आपको इन डेप्थ बता देगा ये चैप्टर के इस सेक्शन में से आ रहा है। तो आप थोड़ी थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन करके एक टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। और ये अब आपके माइंडसेट के ऊपर है कि अब आप जब खुद इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो ये तो हमने आपको एक चेन दिखाई है, इसके अलावा भी बहुत सारी चेन्स हैं जो कि आप बिल्कुल डिफरेंट सॉल्यूशंस की तरफ आपको ले जा सकती हैं। लेकिन क्या है, आप जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इनको जब सोचेंगे, इसके साथ फिर आपको नई एप्लीकेशन के आइडियाज़ भी आ सकते हैं कि अच्छा इसको इस तरह भी बना सकते हैं, इसके लिए ये डिफरेंट एप्लीकेशन भी बन सकती है। तो ये एक बिल्कुल न्यू आपके पास एक समंदर है जिसके अंदर आप डीप डाइव कर सकते हैं और आपको एक बिल्कुल नई जो किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं, नए नए आइडियाज़ हैं, वो आप निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जी मुबशिर भाई, कोई और क्यूरी करते हैं? जी स्कोर स्केलिंग, जी स्कोर स्केलिंग कर दें, मिन मैक्स स्केलिंग कर दें। तो हमारी असाइनमेंट्स के अंदर क्योंकि स्केलिंग वाला पार्ट मौजूद था, तो हमने क्यूरी की है कि जनाब के जो मिन मैक्स स्केलिंग है वो किस तरह से की जाएगी। अब जी स्कोर स्केलिंग जो है, तो अब देखते हैं कि वो आपके सामने जो है वो लेके आता है कि नहीं। देखें, असाइनमेंट 9 के अंदर से वो आपके सामने जो रिट्रीव करके ले आया है कि ये उसके अंदर चीज़ें मेंशन थी और आप लोगों ने ये टास्क उसके अंदर परफॉर्म करना था। तो अब एग्जैक्टली देखें, डॉक्यूमेंट के अंदर तो ये चीज़ नहीं थी कि आपने जी स्कोर स्केलिंग कैसे करनी है, लेकिन हमने ये क्यूरी की है कि जी स्कोर स्केलिंग कैसे करनी है। सिमेंटिकली वो मैच कर रहा है जाके कि जी स्कोर स्केलिंग की बात हो रही है। असाइनमेंट में भी जी स्कोर स्केलिंग करनी थी, उसने साथ थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके आपको जो आंसर है वो रिटर्न किया, जिसके अंदर वो आपको LLM यूज़ कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स जो है वो उसको इम्प्रूव कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बेसिकली वो डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट को उठा के हमें जो है वो नहीं लेके आता है। LLM का काम ही यही है कि वो कॉन्टेक्स्ट को रिफाइन कर रहा है, ठीक है, अच्छा कर रहा है उसको, आंसर को एक इम्प्रूव वर्जन में आपके सामने ला रहा है। तो अब इसके साथ आपके पास इसके अंदर एक और ऑप्शन आ सकती है। सोचें कि आप इसके अंदर एक अगर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ऐड कर दें और आप रिस्पॉन्स को अपनी मर्ज़ी से जनरेट करवा सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ सिमिलैरिटी मैच हो तो इस स्पेसिफिक टाइप का आंसर मुझे तुमने जनरेट करके देना है, चाहे वो चीज़ मैच हो रही है, अगर मैच नहीं हो रही तो इस किस्म का रिस्पांस मुझे जनरेट करवा देना है। तो अब आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं, किस तरह से चीज़ों को चलाते हैं। और हैकाथॉन जैसा कि अनाउंस हो चुका है, तो अब हैकाथॉन के अंदर जब आपने चीज़ों को प्रैक्टिस करना है तो वो कॉन्सेप्चुअल और थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस भी होंगे और वो इसी चीज़ पे डिपेंड करे होंगे कि आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करके आए हैं। जितना अच्छा प्रैक्टिस करके आएंगे उतनी आराम से आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना और आपने कहना जी ये ले सॉल्व हो गया और मेरा प्राइस मनी कहाँ है। ठीक है, तो ये अब आपके सामने एक एप्लीकेशन आ गई, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर आ गया कि किस तरीके से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, मल्टीपल उनके अंदर से क्यूरीज की और आपको सोर्स डॉक्यूमेंट रिट्रीव हो गए। तो अब मल्टीपल अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर थोड़ी सी मज़ीद इम्प्रोवाइजेशन होगी, डिफरेंट चीज़ें आएंगी। हाँ जी, आप लोगों को हो गया? जी जी, तुझे आज जितनी दुआएं मिली है ना तेरी सेहत को, बस अब तू सुबह मेरे साथ जिम ज्वाइन कर रहा है, ठीक है? ओके, सो क्लियर हो गया? हाँ, अब आप लोग आ जाएं। जी सर, आप लोग थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, हम आपसे आज बहुत सीखे, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो, आप मुझे नीचे जिम में मिलें।